प्रैक्टिस सेशन को आगे ले चलते हैं। इसके ठीक पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेशन में भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े लगभग 50 से भी ज्यादा सवालों को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास किया और उन चुनिंदा 50 से 60 सवालों को हल करने में हम लोग केवल 50 सवाल नहीं, उससे भी ज्यादा जुड़े कनेक्टेड बहुत से सवालों पर बात किया और सवाल को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं इस पर देखा। आज की शुरुआत हम लोग एक लाइनों से करते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, बड़ी सटीक कहावत है कि मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो याद रहे मित्रों कि मंजिल चाहे जितनी बड़ी हो, सीधी सी बात है कि वो सब हमारी मुट्ठी में है, सब हमारे ऊपर है कि मंजिल को हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन रास्ते हैं और रास्तों को तय करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस सेशन का चौथा पड़ाव वो रास्ते ही हैं जो किधर की ओर ले जाते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो चलिए हम अपने मंजिल पर पहुंचने के सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग लेते हैं अपना पहला सवाल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ा था, लेकिन आज निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करेंगे कि सवाल छोड़ दें। आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं। ये आज के अपने पहले सवाल में कह रहे हैं कि सुशासन की विशेषता नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन माने गुड गवर्नेंस। ए, बी, सी और डी 4 विकल्प हैं आपके पास। इन 4 में 3 सुशासन की विशेषताएं बताई गई हैं, गुड गवर्नेंस की विशेषताएं बताई गई हैं, एक नहीं है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता। अब देखिए इसमें कौन सा रटना है, ये बस कॉमन सेंस का सवाल है, आपकी जागरूकता का सवाल है, जरा सा भी पढ़ा लिखा कोई सवाल नहीं है। कानून का नियम माने रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ या कानून का नियम। लाल फीता शाही, लाल फीता शाही। ठीक, इन 4 विकल्पों में बताना है कि इनमें से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, अगर पारदर्शिता, जवाबदेही और रूल ऑफ लॉ, कानून के अनुसार शासन हो, व्यवस्था हो, सुशासन हो, तो उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल उसी को तो सुशासन कहेंगे। ये क्वालिटीज ही तो शासन को सुशासन में तब्दील करती हैं। लेकिन लाल फीताशाही, मनमानापन, ये तो किधर की ओर ले जाती हैं, ये गुड गवर्नेंस के ठीक विपरीत काम करती हैं। तो सीधी सी बात है, सुशासन की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? लाल फीताशाही। ठीक, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, सबको निर्णय में शामिल करना, ये सब चीजें तो गुड गवर्नेंस के पार्ट होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस, लेक्चर्स सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर हमारे लेक्चर से जरा सा भी आपको लाभ होता है, फायदा होता है, आप पसंद करते हैं, तो इसे शेयर जरूर करें, जिससे इसका फायदा दूर सुदूर सबको मिल पाए। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, जो वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से बताना है कि वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्ट क्या होता है इन 4 में से। ठीक, हम लोग जानते हैं कि जो प्राचीन काल में प्रारंभ में जो स्टेट था वो पुलिस स्टेट था। उसके काम के आधार पर पुलिस स्टेट कहते थे। प्रारंभ में प्राचीन काल में राज्यों को पुलिस स्टेट कहा जाता था, क्योंकि वो केवल पुलिस के नेचर का काम करते थे, केवल लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, इससे ज्यादा आगे का काम नहीं देखते थे। ठीक, लेकिन आज की तारीख में हम लोगों ने क्या देखा? आज दुनिया में कोई भी स्टेट है,
लोकतांत्रिक देश है तो सीधी सी बात है कि वो कहां लगा होगा, अपने नागरिकों के लोक कल्याण में लगा होगा, और इसकी उपेक्षा करके कोई भी सरकारें नहीं चल सकती हैं। तो सीधी सी बात है कि विश्व में आज की तारीख में सभी क्या है, विश्व में आज की तारीख में सभी क्या है, वेलफेयर स्टेट है। अर्थात वह राज्य जो अपने नागरिकों के कल्याण में संलग्न हो वो क्या है, वेलफेयर स्टेट कहलाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। तो भारत भी क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। आज व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप इतना ज्यादा हो गया है कि हम बता ही नहीं सकते, राज्य के काम गिनाए नहीं जा सकते हैं। आज जन्म से पहले मृत्यु के बाद तक मनुष्य के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप है, और वेलफेयर स्टेट होने के कारण राज्य के कार्यों में बेतहाशा वृद्धि हो गई। अभी हम लोग देख रहे हैं लगातार कोरोना बीमारी जो समस्या है उसमें स्टेट पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ट्रेस करना, रोगियों को रोकना, बचाना, लोगों को खाने की व्यवस्था करना, सब कुछ, लोगों को ट्रेवल कराना, यहां से वहां ले जाना, पहुंचाना, स्कैनिंग करना, फिर उनका इलाज करना। कोरोना मरीजों का इलाज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो ये सब किसके पार्ट है, वेलफेयर स्टेट के। लगातार पूरा रिसर्च लगा हुआ है कि किसी तरह क्या आ पाए, इस बीमारी से बचने के लिए कोई टीका आ पाए, कोई दवा आ पाए। तो ये वेलफेयर स्टेट का काम है। नहीं तो नागरिक क्या होता, पुलिस स्टेट में केवल लॉ एंड ऑर्डर देखते और छोड़ देते, जो मर रहा है मरते, जो बचेगा वो आगे बढ़ेगा। नहीं, आज वेलफेयर स्टेट है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो सीधी सी बात है, सवाल है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, इसी को कहते हैं अधिकतम संख्या में अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। इसका मतलब यही है, कल्याण तो है, अधिकतम थोड़ी, सबका कल्याण। वेलफेयर स्टेट अधिकतम माने राज्य में अधिकतम लोगों का कल्याण हो और अधिकतम लोगों को सुख हो, यही वेलफेयर स्टेट है। कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बात तो सही है, लेकिन केवल एक बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा तक है। वेलफेयर स्टेट में तो स्वास्थ्य सुविधा ध्यान में रखना और सभी नागरिकों का, लेकिन केवल स्वास्थ्य सुविधा नहीं, सब कुछ आएंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाएं वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है, बताना है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध, कमजोर किस आधार पर कहोगे, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध। और चौथा विकल्प दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। बताना है कि कल्याणकारी राज्य का इनमें से क्या उद्देश्य है। अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कि सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाएं, ये लोक कल्याणकारी का उद्देश्य है। कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंध करना, कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है क्या, जो हमारे समाज का कमजोर वर्ग है उसके लिए लोक कल्याण के लिए क्या करे, सरकार प्रबंध करे, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट में शामिल होगा। वेलफेयर स्टेट का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। जो भी समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए प्रबंध करना। कुछ लोग किस्मत पर भरोसा रखते हैं, किस्मत के भरोसे चलते हैं, कर्म में विश्वास कम होता है, तो उनके लिए मेरा तो मानना जहां तक है कि भाई किस्मत अच्छी और खराब की बात करें तो सीधी सी बात है कि अगर हम अपने जीवन में देखें तो मान लेते हैं कि एक बड़ा ही स्मार्ट मोबाइल फोन की इच्छा है, और है तो इस सेंस में कहेंगे कि किस्मत अच्छी है, और अगर नहीं है तो मोबाइल के सेंस में क्या कहेंगे हम, किस्मत खराब है। तो किस्मत अच्छा होना, किस्मत खराब होना, ये तो हम क्या देख रहे हैं, वस्तु सापेक्ष है। जो हमको मिला उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, ये तो स्वार्थपन है। जो मिल गया उसके लिए किस्मत अच्छी है, तो और जो नहीं मिला उसके लिए किस्मत खराब है। इसका मतलब ये है कि हर आदमी की किस्मत अच्छी है, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसमें बहुत चीजें हमारे पास हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसकी किस्मत खराब है। किस्मत खराब किसी सेंस में होगी। अगर देखा जाए तो जो चीज हमारे पास, हर आदमी के पास अपनी चाहत की कोई ना कोई जरूरत की चीजें हैं, तो जो हैं तो उस सेंस में तो हमारी किस्मत बिल्कुल सही है। और जो नहीं आ पाया है उसके लिए क्या कहते हैं, किस्मत खराब है। तो किस्मत खराब नहीं होती है, किस्मत सबकी केवल और केवल अच्छी है। बस थोड़ा उसी रास्ते पर चलना है मंजिल तक पहुंचने के लिए। जो प्राप्त किए हैं, जो चीजें हम प्राप्त किए हैं,
जिस सेंस में कहते हैं कि मान लेते हैं मेरी इच्छा थी कि मेरे पास ये पेन हो और ये पेन मेरे पास है, तो कुछ एफर्ट किए होंगे तब मेरे पास ये पेन है, तो इस सेंस में किस्मत अच्छी है। और एक इच्छा है कि वो ये वाली पेन हो और मेरे पास पेन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए हमने एफर्ट नहीं किया, इसलिए नहीं है। तो किस्मत खराब नहीं है, एफर्ट खराब हो सकता है, आपका प्रयास सार्थक नहीं हो सकता है। हमेशा सार्थक प्रयास करेंगे तो किस्मत हमेशा अच्छी ही होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। पिछला सवाल जो था उसी से कनेक्टेड सवाल है, थोड़ा सा वक्तव्य है, बस सामान्य समझ का सवाल है। एक कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट वाला होगा तो ये सवाल हल कर लेंगे, वरना कहीं मिलने वाला ये सवाल नहीं है, इसका उत्तर कहीं मिलने वाला नहीं। एक वक्तव्य है राज्य हर जगह है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, शायद ही कोई छोड़ता है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ठीक, शायद ही कोई छोड़ता है। सवाल है कि अभी हम लोगों ने देखा वेलफेयर स्टेट की बात की, अभी हम लोगों ने वेलफेयर स्टेट की बात किया, और वेलफेयर स्टेट में हम लोगों ने देखा कि वेलफेयर स्टेट किसको कहते हैं? ऐसा राज्य जो लोक कल्याण में संलग्न हो, अपने नागरिकों के लोक कल्याण में संलग्न हो, वो क्या है? वो वेलफेयर स्टेट है। ऐसा राज्य जो वेलफेयर में लगा हो वो क्या है? अपने नागरिकों के वेलफेयर में लगा है, वो क्या कहलाएगा? लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। और लोक कल्याणकारी राज्य में आज की तारीख में हम लोगों ने देखा, अभी बात किया प्रीवियस सवाल में, कि आज की तारीख में अगर कोई राज्य लोक कल्याणकारी है, पहली बात तो बिना लोक कल्याणकारी स्टेट हुए अब आप सर्वाइव स्टेट नहीं कर सकता कोई सरकार। ऐसी कोई सरकार आज की तारीख में चली नहीं सकती है जिसके पास, जो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य न करे। तो सीधी सी बात है कि राज्य के काम में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। बेतहाशा वृद्धि का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में हस्तक्षेप राज्य का बढ़ गया। हमारे जीवन में हस्तक्षेप बढ़ गया तो इसका मतलब है कि हर एंगल पर कौन खड़ा है? स्टेट का इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में है। राज्य हर जगह है, लिखा है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ठीक, शायद ही कोई छोड़ता है। वक्तव्य कह रहा है, यह वक्तव्य किस धारणा को व्यक्त करता है? पुलिस राज्य का कॉन्सेप्ट है ये। पुलिस राज्य में तो राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होता, केवल कहां तक होता है? जहां तक उसको शांति व्यवस्था बनाए रखना है, उसके बाद आप फ्री हो। ठीक, कम्युनिस्ट स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट माने जैसे चाइना है, तो कम्युनिस्ट स्टेट में तो पूरी तरह से किसका हस्तक्षेप होता है? राज्य का ही होता है, 100% राज्य का हस्तक्षेप होता है। लोकतांत्रिक स्टेट, यहां भी हम लोग देखते हैं कि भाई लोकतांत्रिक स्टेट है तो सारी पावर तो किसके पास चली गई? जनता के पास चली गई। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य या स्टेट, वेलफेयर स्टेट। ठीक, तो बताना है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा को व्यक्त करता है? ये पुलिस स्टेट को वक्तव्य करता है, कम्युनिस्ट स्टेट को, लोकतांत्रिक स्टेट को, कि लोक कल्याणकारी स्टेट को? ये सीधी सी बात है, किसका है? लोक कल्याणकारी स्टेट का है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि वेलफेयर में राज्य का प्राथमिक दायित्व तो क्या है? हमारे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना। राज्य जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्राथमिक दायित्व है, इसके बाद भी राज्य हर जगह उपस्थित है, लेकिन संभव है कि राज्य हर जगह उपस्थित न हो पाए। तो हमको क्या पावर दे रखा है? आईपीसी की धारा 96 से 106 के बीच में, इंडियन पेनल कोड की धारा 96 से 106 के बीच में, जब स्टेट हमारे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पाएगा
सक्षम नहीं है, राज्य उपस्थित नहीं है, तो हमको पावर देता है क्या? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस माने निजी सुरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार। क्यों? वही बात तो कह रहा है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल कोई छोड़ना नहीं चाहता, यह अंतराल कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? क्योंकि हमको तो चाहिए क्या? हमको प्यारा है जीवन, हमको प्यारा है अपनी संपत्ति, हमको उसको रक्षा करना है। इसीलिए हम राज्य रूपी संस्था में रहना पसंद करते हैं। तो सीधी सी बात है कि राज्य को वेलफेयर करना होगा, और राज्य कोई अंतराल अगर छोड़ेगा तो हमको क्या चाहिए? राज्य किसी भी तरह हमारे साथ रहे। तो सीधी सी बात है, किसकी ओर वक्तव्य जाता है? वेलफेयर स्टेट। तो एक कॉमन जागरूक नागरिक के नाते भी आपको पता हो, और सवाल तो आते ही हैं। क्या? आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 96 से 106 के बीच में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम लोगों को प्राप्त है, जीवन के प्रति और अपने जीवन और दूसरे के जीवन की सुरक्षा, अपनी संपत्ति और दूसरे की संपत्ति की सुरक्षा। जब तक स्टेट कर रही है करेगी, अगर स्टेट अनुपस्थित है, राज्य नहीं पहुंच रही है, तो हम लोगों के पास अपने आत्मरक्षा का अधिकार है। तो सवाल पूछा जाता है कि आत्मरक्षा का अधिकार कहां है? 96 से 106 आईपीसी की धारा सबको है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? हम लोग जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा में पूरे देश के अलग अलग कोने से अलग अलग विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व था। तो सीधी सी बात है कि जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसकी क्या खास बात थी? जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसकी खास बात यह थी कि वो कोई एक दर्शन को लेकर भारत की जो बहुल संस्कृति है, सभ्यता है, विचारधारा है, बोलचाल है, भाषा है, इन सब को, दर्शन है, इन सब को समाहित की हुई थी। और खास बात तो यह है कि जो भारत की संविधान सभा थी, जो संविधान बना रही थी, उसमें देश के कोने कोने के प्रतिनिधि जाकर के बैठे थे, जो अलग अलग दिशा, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रफल, अलग अलग जलवायु, अलग अलग विश्वास, अलग अलग विचार के थे, लेकिन फिर भी एक आम सहमति थी। कहां पर? संविधान सभा में। क्योंकि संविधान सभा में कोई भी निर्णय वोटिंग से नहीं होते थे, बहुमत से नहीं होते थे, सर्वसम्मति से हुए हैं। ठीक? तो सवाल है कि इनमें से कौन सा एक, सीधी सी बात है कि जब संविधान सभा इतनी बहुल विचारधारा वाली थी, तो भारत के संविधान पर एक से ज्यादा दर्शनों का प्रभाव होगा। तो भारत के संविधान के अगर प्रावधानों की पड़ताल करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें बहुत से दर्शन प्रभावी करते हैं। गांधी दर्शन है, समाजवादी दर्शन है, उदारवादी दर्शन है, इन सब दर्शनों को स्थान मिला है उनके प्रयोजन से। तो सवाल है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय दर्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? बताना है कि भारत के संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक? इसका मतलब कि 3 है, 1 नहीं है। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट है, राजनैतिक समानता, पॉलिटिकल समानता की बात कही गई है। हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक समानता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात भारत के संविधान के प्रियम्बल में ही कर दी गई है। समाजवादी राज्य और साम्यवादी राज्य, साम्यवादी राज्य। ठीक? तो सवाल है कि भारत के संविधान में इनमें से कौन सा दर्शन नहीं है? लोक कल्याणकारी राज्य, इसके प्रावधान है। राजनीतिक समानता, इसकी भी बात की गई है। लोकतंत्र है तो राजनीतिक समानता है। समाजवादी राज्य, यह भी उसके हालांकि प्रियम्बल से ही पता चलता है, उसके अलावा भी हम लोग अंदर के प्रोविजंस देखेंगे तो उससे स्पष्ट है कि भारत में समाजवाद माने आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास का पूरा प्रावधान किया गया है। अगर डीपीएस वाले पार्ट की चर्चा करें, पार्ट 4 की, तो लेकिन साम्यवादी दर्शन का प्रभाव हम लोग देखते हैं कि नहीं पड़ता है। तो लेकिन एक बात याद रखिए कि एक समाजवादी और साम्यवादी दोनों जो दर्शन हैं, दोनों दर्शन
समानता में विश्वास रखते हैं, लोगों की समानता में विश्वास रखते हैं, लेकिन अंतर कितना है, जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक तरीके से, किस माध्यम से, लोकतांत्रिक तरीके से धीरे धीरे प्रक्रियात्मक सुधारों के माध्यम से समाज में समानता लाने के लिए विश्वास रखता है। जो साम्यवादी दर्शन है वो क्रांति की बात करता है। तो क्रांति है तो हिंसा भी हो सकती है। तो सीधी सी बात है कि समाजवाद और साम्यवाद इन दोनों दर्शनों में समानता मुख्य लक्ष्य है, लेकिन दोनों के रास्तों में अंतर है। बस ये लोकतांत्रिक तरीके से यहां पर क्रांति भी अलाउ है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन है और बताना है कि इनमें से क्या सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है ना? और 4 विकल्पों में विकल्प ए कह रहा है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारतीय संविधान, प्रीवियस लेक्चर देखिए यहां हमारी मदद करेगा। कल इन सब पर हम लोग लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी। अध्यक्षात्मक है, कह रहे हैं भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। फिर लिखे हैं भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। कह रहे हैं कि एक नाम मात्र का राजतंत्र है। अब पहले राजतंत्र पता हो तो हम लोग जान जाए कि वास्तव में है कि नाम मात्र है कि एकदम नहीं है। भारत में एक कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र है माने किसी खास एक कुलीन वर्ग का शासन है, किसी एक खास वर्ग का शासन है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अब हमको बताना है कि इनमें से भारत के संविधान के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही कही गई है। तो भारत एक अध्यक्षात्मक है, कल हम लोग देखे थे, बिल्कुल गलत बात है। भारत तो एक संसदीय गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला देश नहीं है। हाँ, कल प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सवाल वाले छोड़ा था कि विश्व में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? यूएसए कर रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सवाल छोड़ा था कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश में आया और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश के पास है। और तीसरा सवाल था कि विश्व में कौन सा देश अलिखित संविधान वाला देश माना जाता है। संविधानवाद तो है लेकिन लिखित संविधान नहीं है। तो कल का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने बेहतर प्रयास किया है और उत्तर दिया है। विश्व में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कौन सी सरकार कर रही है? यूएसए की सरकार कर रही है। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान और विश्व का सबसे छोटा संविधान कहां पर है? यूएसए के पास है। और विश्व में संविधानवाद है लेकिन संविधान नहीं है, लिखित दस्तावेज नहीं है, वो है इंग्लैंड। ठीक, कथन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है बिल्कुल गलत है। यह एक नाम मात्र का राजतंत्र है या राजतंत्र नहीं है, या तो गणतंत्र है। ठीक, और यह कुलीन तंत्र है, यह भी बात बिल्कुल गलत है। संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग देखते हैं प्रियम्बल में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो संसदीय प्रजातंत्र बनाने के लिए, ये तो हमारा पर्पज है। तो हमारे यहां संसद है, लोकतंत्र है, ठीक, और साथ ही साथ गणतंत्र है। संसदीय प्रक्रिया कैसी है? गणतंत्र के साथ है। तो जो फिट होगा, सही होगा, वो चौथा सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन है? कॉमन सेंस से फिर हल करना है। संविधान विकल्प ए में लिखा है, विकल्प बी में लिखा है राष्ट्रपति, संसद की जनता। ठीक है, इन 4 विकल्पों में आपको उत्तर देना है। भारत में राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन है? संविधान है, राष्ट्रपति है, संसद है कि देश की जनता है? देश की जनता के आगे
अगर और अच्छा क्लियर करना चाहिए तो आप लिख लीजिए, हम भारत के, अब बताइए उत्तर कौन है? देश में राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग हैं, देश की जनता है। क्योंकि भारत के संविधान की शुरुआत किन शब्दों से हो रही है? हम भारत के लोग शब्दों से हो रही। तो सीधी सी बात है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का स्रोत देश की जनता है, क्योंकि संपूर्ण संप्रभुता अगर किसी में निहित है तो वो कहां? हम भारत के लोग में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अगर भारत के संविधान के शब्दों की बात करें तो देखिए शीर्ष पर देखेंगे कौन? हम भारत के लोग। माने संविधान का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग हैं। संविधान आ रहा है हम भारत के लोग से, और फिर संविधान से शासन की संरचना हो रही। शासन सत्ता का स्रोत संविधान, और संविधान का स्रोत, तो जो अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास है? सर्वोच्च तो हमारे यहाँ कौन है? जनता है। हमारे यहाँ सर्वोच्च जनता है, और जनता से भी ऊपर कौन है? हमारे यहाँ सर्वोच्च संविधान है, और संविधान के ऊपर कौन है? जनता है। ठीक, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? जनता होगा। लिखा है अगला सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पेन कॉपी के साथ बैठेंगे तो बेहतर परफॉर्म करेंगे आप। इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग चुनिंदा, बहुत ही विशिष्ट, खास, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं जो, और जहां कॉन्सेप्ट है, जहां गलतियां होती हैं, उन बारीकियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी खास प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सभी प्रश्नों को नहीं, सभी खास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा, 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार है? ठीक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार माने विशेषता कहें, अध्यक्षात्मक शासन का आधार बताना है। ठीक है ना। अब अंतर, इस प्रश्न का उत्तर आप कब दे पाओगे? जब संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, इन दोनों के बारे में आपको बेहतर जानकारी होगी। उसके पहले आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? नंबर 1, संविधान की कठोरता। संविधान की कठोरता। विकल्प बी, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका, कॉमन सेंस से फिलहाल करना है। संसदीय शासन व्यवस्था को प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या खास बात होती है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता। व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता माने संसदीय सर्वोच्चता। अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। अब पहले तो अब सवाल क्या है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का आधार क्या है, ये बताना है। ठीक, संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता की, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। पहली बात तो अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास। अधिकार की बात जब भी करना होगा तो हम कहां चले जाएं? सेंट्रल स्टेट रिलेशन का संबंध कहां? ये किसकी विशेषता है? संघात्मकता की। सेंट्रल स्टेट रिलेशन का चक्कर कहां आता है? संघात्मक में। तो सीधी सी बात है, अवशिष्ट अधिकार, समवर्ती अधिकार, राज्य लिस्ट, ये सब की बात जहां होगी ये संघात्मकता का है। अध्यक्षात्मकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसको तो बाहर कर दें। जहां का होगा, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का आधार कतई नहीं है। ठीक, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अगर इसकी बात करें माने संसद की सर्वोच्चता, तो हम लोग बात किए थे कि भारत और इंग्लैंड की संसदीय शासन व्यवस्था में जो आधारभूत अंतर है वो अंतर है कि इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, संप्रभु कौन है? संसद है, और भारत में न्यायपालिका, क्योंकि संसद के कामों की समीक्षा कौन कर सकता है? न्यायपालिका कर सकती है। ठीक, तो ये भी लक्षण तो किधर की ओर जाएगा? अगर इसको इस आधार पर पड़ताल करेंगे तो हम अंतर कर सकते हैं संसदीय व्यवस्था के लक्षणों में। एकल कार्यपालिका। संविधान की कठोरता। संविधान कठोर है कि लचीला? संविधान में संशोधन के आधार पर
संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर विश्व के संविधानों की 2 श्रेणियां हैं। पूरे विश्व में जितने भी संविधान हैं, अगर उसमें देखा जाए तो भारत के संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया तो अलग से हम लोग 368 जब पढ़ेंगे संविधान में तो देखेंगे कि संशोधन क्या होता है, संशोधन क्यों जरूरी होता है, भारत में संशोधन के क्या प्रक्रिया है और भारत के संविधान को संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर किस कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन विश्व में जो सामान्य कैटेगरी है संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर, वो क्या है, या तो कठोर होगा या तो सरल होगा। तो संविधान की कठोरता तो वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के लक्षण है, न कि अध्यक्षात्मकता के लक्षण है। एकल कार्यपालिका, हम लोग पीछे पढ़ के आए कि संसदीय शासन व्यवस्था में बहुल कार्यपालिका होती है और द्वैध होती है कार्यपालिका, नाम मात्र की और वास्तविक द्वैध होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार के कोई लक्षण द्वैध नहीं होता कार्यपालिका का। कैसी होती है, एकल कार्यपालिका होती है। शीर्ष पर राष्ट्रपति, कई अब उस प्राधिकारी के नाम कुछ भी हो सकते हैं, कहीं कोई चांसलर कहेगा, कहीं राष्ट्रपति कहेगा, कहीं कुछ कह सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो शीर्ष प्राधिकारी होता है वहां का सभी कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। अब वो मनमाना न कर पाए तो उसके अंतर्गत प्रावधान होते हैं कि कार्यपालिकी निर्णय को पारित कराना होगा, कहां से, तो उनके सीनेट से। ये सब बात दूसरी है। तो एकल कार्यपालिका किसका लक्षण हो सकता है, किसका लक्षण है, एकल कार्यपालिका सीधे सीधे लक्षण है किसका, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। ठीक, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए जो सवाल आ रहे हैं इसमें अगर देखा जाए तो कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। अब कोई तारीख होती, कोई व्यक्ति होता, किसी संस्था का नाम होता, कोई आर्टिकल हो, कोई पार्ट हो, तो उसमें तो क्या है कि दिमाग में हो कि अनुच्छेद 21 में ये है, तो वो तो आसान होता है सवाल हल करना, अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है तो इनको समझना ही पड़ता है। इसीलिए हम लोग अभी उस तरह के फैक्ट बेस्ड सवाल छोड़ रखे हैं, वो सब तो चुटकियों में तैयार हो जाएंगे। उसके लिए हम लोग अलग से लेक्चर लेंगे और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे पूरे सीरीज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म को एक निःशुल्क शिक्षा का एक बहुत ही व्यापक प्लेटफॉर्म बनाने के प्रयास में चल रहे हैं। उसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है और सहयोग केवल क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके। तो आपसे हम केवल इतना मांग रहे हैं, क्या कोई शुल्क नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आप अपने मित्रों को शेयर करिए और उनको भी सुझाव दीजिए कि वो आगे शेयर करें। ठीक, तो बस आप इतना देंगे और हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। ठीक, तो एक इस हमारे छोटे से अभियान को हम चाहते हैं कि बहुत व्यापक बने, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है जब से बाजारीकरण हो गया है। एक सामान्य आदमी की बस की बात नहीं है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि एक उच्च स्तरीय गाइडलाइन आपको हम दे पाए, माने जहां से आप पूरी तरह से, और भविष्य में हमारे और भी प्लान है जिसकी समय समय पर हम जानकारी देंगे। अभी हमारे पास अंग्रेजी को लेकर के एक सीरीज चल रही है। अभी हमारे पास प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि हमारी अंग्रेजी को लेकर के एक सीरीज चल रही है, जहां पर वर्ल्ड पावर बढ़ाने के लिए एक हम मैजिक तरीके से प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही कम समय में 10 मिनट में आपको बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म। उसके अलावा जीके के जो जीएस है, जीएस वाला पार्ट है, उसके स्पेशल ऑडियो लेक्चर और वीडियो लेक्चर के माध्यम से 10-10, 5-5 मिनट की छोटी छोटी सीरीज है। बहुत से लोग, कई बार मूड नहीं होता कि 1 घंटे आधे घंटे का लेक्चर सुन पाए, या कई बार ऐसा होता है कि डाटा नहीं है, या लेटते लेटते मन है कि आज ऐसे ही कुछ सुन लेते हैं, आज पढ़ने का मन नहीं है। उसके लिए बहुत ही हाई रेट सीरीज पर काम कर रहे हैं हम लोग। हम उस हाई रेट सीरीज में छोटे छोटे ऑडियो वीडियो लेक्चर के माध्यम से 10-10 मिनट में हम ऐसे सेगमेंट को, सिलेबस के ऐसे सेगमेंट को ट्रेस कर रहे हैं, वहां पर सीरीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां आप खेल खेल में सिलेबस को तैयार करेंगे। इसके अलावा कैलेंडर पढ़ाया जा चुका है रीजनिंग में और आगे सीरीज जारी है। मैथ पर कुछ मल्टीविटामिन, माने
बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे आधे आधे घंटे के लेक्चर में आपको एक एक सूत्र से कम 100 से ज्यादा सवाल लगाने के टेक्निक्स बताई जा रही हैं। तो वहां जाकर के आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक मैथ पूरी पढ़ाई जाएगी, हिंदी का पूरा कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, अंग्रेजी की सीरीज है और जीएस लेकर के हम आपके सामने है ही हैं। ऑफलाइन क्लासेज में जो हमसे जुड़े हैं वो हमको बेहतर जानते हैं, और जो अभी ताजा ताजा जुड़े हैं कुछ ही दिनों में हमको बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो प्रयास मेरा, सफल आप करेंगे। सफलता कब होगी? जब सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, ये कह रहे हैं कि भारत एक गणतंत्र है, ऐसे कह दिया गया एक वाक्यांश है कि भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, ठीक। और उसके बाद लिखे हैं इसका अर्थ है, इसका अर्थ है ए बी सी डी। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, इस आधार पर कहते हो सभी मामलों में अधिकार जनता के पास है। इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि भारत एक गणतंत्र है। भारत राज्यों का संघ है, इस आधार पर कह सकते हैं क्या भारत राज्यों का संघ है। तो ये संघात्मकता उंघात्मकता की बात होगी, गणतंत्र की बात। भारत में संसदीय शासन नहीं है, एक तो गलत लिख रहे हैं, एक तो भारत में संसदीय शासन नहीं है। पहली बात तो ये कॉलम चलेगा ही नहीं। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रीवियस सवालों में कि संसदीय शासन है, तो इसको तो बाहर करो। तो बहुत सी चीजों को तो ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है देख के, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है। तो बहुत चीजों को अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है तो अब देखिए हमारी दुनिया 3 विकल्पों में आ गई, ठीक। और अगला डी विकल्प कह रहा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो बताइए किस आधार पर आप कह सकते हैं गणतंत्र है? क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्योंकि गणतंत्र का लक्षण क्या है? जहां वंशानुगत शासन होता है वो राजतंत्र होता है, और जहां वंशानुगत शासन नहीं है अर्थात वहां का शीर्ष व्यक्ति, शीर्ष प्रधान, राष्ट्राध्यक्ष, चांसलर, प्रेसिडेंट, कुछ भी कहिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हो सकते हैं, और वो अगर वंशानुगत न होकर के चुना गया है जनता द्वारा तो वो क्या कहलाएगा? वह एक गणतंत्रात्मक देश होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? एक गणतंत्र देश है, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। कह रहे हैं कि इन चारों आधारों में से किससे हम तय करते हैं कि भारत एक परिसंघ है, ठीक। 4 विकल्प क्या है आपके पास? केंद्र और राज्य के बीच न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो जुडिशरी है हमारी वो स्वतंत्र है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं क्या कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, कि संविधान लिखित है और अनम्य है। संविधान लिखित है हमारा और नम्य है, ठीक। कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में है। अनुच्छेद 248 में बची हुई शक्तियां कहां हैं? केंद्र में है, ठीक। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, सेंट्रल स्टेट के बीच शक्तियों का वितरण है। अब बताइए इनमें से कौन सा खास लक्षण देश को परिसंघ बनाता है? किस आधार पर, इनमें से किस लक्षण के आधार पर आप कह सकते हो कि भारत एक परिसंघ है? किस आधार पर? सेंट्रल और स्टेट के बीच शक्तियों का विभाजन। हम लोग जानते हैं संघात्मकता के कुछ खास लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि एक 2 लेवल पर सरकार होगी। संघात्मकता का जो खास लक्षण है वो क्या है? 2 लेवल पर सरकार होगी, एक केंद्रीय सरकार होगी और स्थानीय स्तर पर प्रांतीय सरकारें होंगी। यह भी भारत में है। इसके अलावा अब जब 2 लेवल पर सरकार हो गई तो उन दोनों सरकारों के बीच काम का बंटवारा होगा, अर्थात शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होगा, सेंट्रल स्टेट के बीच शक्तियों का विभाजन। भारत के संविधान की अनुसूची 7
साफ साफ काम का बंटवारा करती है। 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 की बात ये, ठीक। और तीसरी खास बात होती है कि एक लिखित संविधान होगा, क्योंकि ये बंटवारा करेंगे कहां पर। अब लिखित संविधान है तो उसकी व्याख्या के लिए क्या होना चाहिए, एक सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत जरूरी है। सर्वोच्च न्यायपालिका हो, ठीक। और न्यायपालिका है तो स्वतंत्र होगी, अगर न्याय स्वतंत्र नहीं है तो न्यायपालिका कैसे। अगर न्यायपालिका किसी को आप कह रहे हो तो उसके साथ इनबिल्ट है, लगा हुआ है एक लक्षण। क्या आप कहे कि न्यायपालिका, तो जैसे हम कहें कि हम इंसान हैं, तो क्या तुम हमको लगता है, दिमाग में आता है कि पंख है? ऐसा नहीं होता है ना। अब कहें चिड़िया है तो ऐसा होता है क्या कि पंख नहीं है? तो जैसे हमारे दिमाग में क्या बात आ गई, हाथी, तो उनके सूंड होंगे, 2 दांत निकले होंगे बड़े बड़े और विशाल काय होगा, कि जैसे ही हाथी कहते हैं तो याद आ रहा है कबूतर। ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है कि जब आप कहते हो न्यायपालिका, तो सीधी सी बात है कि वो स्वतंत्र है। तो उसमें ये बताना क्या कि स्वतंत्र न्यायपालिका, ये लक्षण नहीं है। हाँ, सर्वोच्चता होनी चाहिए। तो परिसंघात्मकता के ये लक्षण और ये सभी लक्षण भारत के संविधान में हैं। एक खास लक्षण होता है क्या, दोहरी नागरिकता। 5वां जो लक्षण होता है संघात्मकता में, वो होता है दोहरी नागरिकता। हमारे यहां दोहरी नागरिकता के प्रावधान जानबूझ करके नहीं रखे गए हैं, ठीक। इस पर कभी चर्चा मौका लगेगा तो होगी। लिखा है कि भारत का संविधान कैसा है, ठीक। ये अगले सवाल में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताइए कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से कैसा है। भारत का संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, कठोर और लचीले का मिश्रण, कि इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें भारत के संविधान, अभी हम ठीक प्रीवियस सवाल में बात करके आए कि भारत का संविधान या दुनिया का कोई भी संविधान कठोर और लचीला किस आधार पर किया जाता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर। तो ठीक सीधी सी बात है कि जब हम अनुच्छेद 368 की पड़ताल करते हैं तो भारत के संविधान में कुछ प्रोविजंस बहुत आसानी से संशोधित हो सकते हैं, कुछ बहुत कठिनाई से संशोधित हो सकते हैं, और कुछ थोड़ा मध्यम औसत प्रक्रिया का पालन करते हैं। तो कुछ बहुत कठोर प्रक्रिया, कुछ मध्यम प्रक्रिया, कुछ बहुत सरल प्रक्रिया। तो बताइए अब इस आधार पर भारत के संविधान को कठोर कहा जाए, लचीला कहा जाए, कठोर और लचीलेपन का मिश्रित संविधान कहा जाए। कठोर और लचीलेपन का मिश्रित संविधान है। अब सवाल इस बात का है कि कठोर क्यों नहीं बनाया गया और लचीला क्यों नहीं बनाया गया। अभी तक तो दुनिया में 2 खास क्वालिटी थी, तो देखेंगे हम लोग भारतीय परिस्थितियां। भारत का भूगोल ऐसा कहता है कि कठोर और लचीले का मिश्रित संविधान ही भारत में सफल हो सकता था। तो हम एक सफल संविधान बनाना चाहते थे, हम एक मौलिक संविधान नहीं बनाना चाहते थे। संविधान निर्माता जो थे हमारे, वो एक सफल संविधान बनाना चाहते थे, एक देश, सफल देश को देखना चाहते थे। और उसी का जादुई कमाल है कि आज की तारीख में पिछले 3 महीनों से जो संकट, वैश्विक संकट के साथ साथ भारत में भी संकट है, ऐसे बड़े देश में जो दुनिया का दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, वहां भी सब कुछ सकुशल फिलहाल कंट्रोल्ड स्थिति में है। अर्थात व्यवहार में प्रैक्टिकली अगर चेक करें और अगर इसको बहुत अच्छे से पड़ताल करनी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान संदर्भ में कार्य रूप में हमारा संविधान कैसे काम कर रहा है, कैसे मदद कर रहा है, आप उसको, उस लेक्चर को जाकर के बहुत अच्छे से भारत के संविधान की समीक्षा करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 लेक्चर में हमारे 2 लेक्चर पड़े हैं, आप उसको सुन समझ करके वर्तमान परिस्थितियों में कार्य रूप में हमारा संविधान समझ सकते हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। लिखा है भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु। इस सवाल को हम लोग प्रीवियस सवालों में, लेक्चर में ले चुके हैं, उसी को थोड़ा बड़े रूप में पूछ रहा है, थोड़ा शब्दों में थोड़ा फेरफार कर दिया है। लिखा है भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर बिंदु क्या है। 4 विकल्प हैं। अंतर बिंदु बताना है, अर्थात किस आधारों पर अंतर आप कर सकते हो, किसमें किसमें, भारत की संसदीय प्रणाली में और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में। एडॉप्ट कहां से है, कहां से प्रेरित है, ब्रिटेन वाली से ही, लेकिन ब्रिटेन जैसा नहीं है, अंधी नकल नहीं है। ठीक,
सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, वहां भी सामूहिक उत्तरदायित्व, हमारे यहां भी सामूहिक उत्तरदायित्व। वहां भी वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, हमारे यहां भी वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। द्विसदनात्मक व्यवस्था, वहां भी और हमारे यहां भी। और अगला है न्यायिक समीक्षा। तो किस आधार पर? न्यायिक समीक्षा। हमारे यहां संसदीय व्यवस्था जो है वो न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक संप्रभुता का आधार लेकर के है, और इंग्लैंड की संसदीय शासन व्यवस्था संसदीय संप्रभुता के आधार पर काम करती है। वहां की संसद संप्रभु है और हमारे यहां संसद संप्रभु नहीं है। अर्थात हमारे यहां संसद के किए गए कार्यों का जुडिशियल रिव्यू भारत में सर्वोच्च न्यायालय करता है। कर सकता है नहीं, करता है। ठीक, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक बार फिर, एक तो क्वेश्चन का मॉडल भी बदल गया और बहुत शानदार सवालों में से एक। और आप खुद देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इतना लेंथी सवाल बना दिया है कुछ नहीं इस सवाल में। तो लिखा है भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन कौन से एकात्मक तत्व हैं। भारत के जो संविधान में संघात्मकता है उसमें एकात्मकता के लक्षण है। एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघात्मक, एक यूनिक प्रकार के संघात्मक शासन व्यवस्था को हम लोग अडॉप्ट किए हैं, जिसकी बानगी, जिसकी झलक अनुच्छेद 1 में ही मिल जाती है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो जानबूझ करके फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है, और भारत में राज्यों को संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है। इनमें से कौन संघात्मक शासन व्यवस्था के एकात्मक तत्व भारत के संविधान में पाए जाते हैं, यह बताना है। लिखित संविधान, कठोर संविधान। अभी ठीक प्रीवियस सवाल में हम लोगों ने संघात्मकता के लक्षण पर चर्चा करी है। 5 विशिष्ट लक्षण हैं जिन आधारों पर किसी देश के संविधान को हम संघात्मक संविधान कह सकते हैं। भारत के संविधान में बताना यह है कि ये कौन कौन से प्रावधान हैं जो किधर की ओर ले जाते हैं, एकात्मकता की ओर। लिखित संविधान, कठोर संविधान, लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सीधे सीधे पंचायत और नगर निकाय, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। और इसके लिए बहुत अच्छे से जानना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पंचायती राज व्यवस्था एक यात्रा स्थानीय प्रशासन से स्थानीय स्वशासन इकाई तक, इस शीर्षक से 4 लेक्चर हमारे पढ़े हैं और बहुत अच्छे से इसको आप सुन और समझ सकते हो। एक कंप्लीट लेक्चर है जिसको पढ़ने और समझने के बाद आपको फिर इस टॉपिक पर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी और आप बहुत ही जानकारी हासिल कर लेंगे। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। हम लोग जानते हैं कि कई बार राज्यपाल क्या करता है, राज्य विधायिका से पारित विधेयक को आरक्षित कर लेता है अनुच्छेद 201 में, किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति के लिए। तो सीधे सीधे राज्य के स्वतंत्रता का हनन, राज्य की विधायिका पर नियंत्रण कहां हो जा रहा है? संसद का हो रहा है, केंद्र का हो रहा है। जबकि संघात्मकता क्या कहती है कि राज्य अपने मामले में स्वतंत्र और केंद्र अपने मामलों में स्वतंत्र। तो देखिए, देखने में तो बड़ा उलझाऊ सवाल है, हल्का सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप बेहतर कॉन्सेप्ट रखते हैं सारे प्रोविजंस का तो ये ऐसे सवाल तो चुटकियों में आप हल करेंगे। ये सवाल सब नहीं हल करेंगे और जो हल करेगा वो आगे जाएगा। तो ऐसे सवाल ही समझदारी से हल होते हैं। ये सवाल कैसे हल होते हैं? समझदारी से हल होते हैं। तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति सफल तब होता है जब वो थोड़ा समझदारी से और अनुभव को लेते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ता है, तब सीधी सी बात है। क्योंकि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। मान लेते हैं कि ये 3 पॉन्ड्स हैं, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं
और एक पॉन्ड्स है, उसमें कुछ लोग तैर रहे हैं, ठीक। तो उसमें एक सज्जन देखते ही कहेंगे कि अरे बाप रे बाप, इतना गहरा, ये तो मेरे बस का बड़ा मुश्किल काम है, तो ये तो पहले ही दिन हार गए, अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ उसमें से दूसरा एक बंदा ऐसे विचार का होता है कि वो तो तुरंत क्या करेगा, अरे जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, स्विमिंग करने में कौन सा ऐसा लग रहा है, तो कूद पड़े। इनको अंदाजा नहीं था और डूबने लगे, या तो डूब के मर जाएंगे या तो कोई आ गया तो शायद बचा ले। और तीसरा एक बंदा है जो देखता है, समझता है, और वो देखता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन वो गहराई मापता है पहले, और फिर उसको पता है कि अभी हमको ये बात नहीं आती, तो वो जो तैर रहे थे उनके किनारों पर जाता है, उनसे पूछता है कि भाई थोड़ा बताओ, थोड़ी बहुत टेक्निक लेता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास करके वो आगे बढ़ना शुरू करता है, ठीक। तो देखिए सफल होने के चांसेस किसके हैं, तो सीधी सी बात है, कंपटीशन में कुछ लोग पहले दिन बैग रख देते हैं, हथियार रख देते हैं, क्या मेरे बस का नहीं है। कुछ लोग ताबड़तोड़ कूद पड़ते हैं, वो डूब जाते हैं, ठीक, उनकी नैया डूब जाती है, दो तो गए। टिकता कौन है, सिलेक्शन कौन पाता है, तो सीधी सी बात है, पढ़ाई बहुत तरह के लोग करते हैं, सिलेक्शन कुछ लोग पाते हैं। वो पाते हैं जो अनुभव, समझदारी, लोगों की जो अनुभवी लोग हैं उनकी राय बात लेकर के अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे सफल होते हैं। वो काम कुछ भी हो, चाहे नौकरी लेना हो, चाहे नौकरी लेने के बाद नौकरी करना हो, नौकरी लेना और फिर नौकरी लेने के बाद करना। बहुत लोगों की नौकरी मिलने के बाद भी छूट जाती है, बहुत से कारण आ जाते हैं, वहां भी उनका अति उत्साह काम करता रहता है, तो कई बार वहां भी दंड भुगतने होते हैं। तो सीधी सी बात है कि सफल जिंदगी जीने के लिए ये तीसरे वाली टेक्निक अपनानी चाहिए। आप कुछ भी करो, दिल दिमाग से करो, ठीक। आठवीं बात कह रहे हैं ये क्या, कि सांविधानिक संकट। सातवीं बात कह रहे हैं सांविधानिक संकट। सांविधानिक संकट का मतलब समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, सांविधानिक संकट का मतलब ये अनुच्छेद 356 की ओर ले जा रहे हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और राष्ट्रपति शासन, वहां भी क्या होता है, वहां भी कहां ले जाते हैं, एकात्मकता की ओर, एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। अब ये बताना है कि इनमें से बताना है हम लोगों को कि इनमें से कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो संघीय व्यवस्था के एकात्मक, हमारी संघात्मकता में एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं। लिखित संविधान, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए, संघात्मकता का लक्षण है क्या, दो सरकार, काम का बंटवारा, लिखित संविधान, एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। तो लिखित संविधान तो किधर की ओर जाता है, संघात्मकता का लक्षण है। कठोर संविधान, यह भी किसका लक्षण है, संघात्मकता का है, क्योंकि हर वो प्रावधान जो संघात्मकता पर असर डालते हैं वहां संशोधन करने की कठोर प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं है। और बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, यह भी किधर की ओर जा रहा है, एक लिखित दस्तावेज है जो सर्वोच्च है, उसी के अकॉर्डिंग केंद्र भी काम करेंगे और राज्य भी काम करेंगे। यह भी किधर की ओर जा रहा है, एकात्मक की संघात्मक, संघात्मकता का लक्षण है। एक लिखित दस्तावेज होना, संविधान सर्वोच्च है, यह संघात्मकता का लक्षण है, ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग सब लोग काम करेंगे। इसके अलावा एक सर्वोच्च न्यायालय, यह भी किसकी ओर जाता है, सर्वोच्च न्यायालय है जो समीक्षा करेगा, केंद्र और राज्य के झगड़े निपटाएगा, ये भी संघात्मकता के लक्षण हैं। संवैधानिक संकट, अनुच्छेद 356, राज्यों की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, किसका लक्षण है, एकात्मकता का। राज्य के विधेयकों पर अनुमति लेने के लिए आरक्षित कर लेना राज्यपाल द्वारा, ये किधर की ओर ले जा रहा है, ये सीधे सीधे राज्य की विधायी शक्ति पर केंद्र का हस्तक्षेप है, एकात्मकता की ओर ले जा रहा है। विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये संघात्मकता का लक्षण नहीं है, ये संघात्मकता का लक्षण है। ये किधर है, एकात्मकता का नहीं बल्कि संघात्मकता का लक्षण है। राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, और जब से राज्यपाल की नियुक्ति भारत में हो रही तब से डिस्प्यूट बना हुआ है। हम राज्य हमेशा आरोप लगाते हैं कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, अर्थात राज्यों की स्वतंत्रता पर एक प्रभाव बनकर बैठा है कौन, केंद्र।
किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से। तो राज्यपाल की नियुक्ति, इस पर सरकारी आयोग आया, सरकारी आयोग की बाकायदा सिफारिश आई कि भाई किस प्रकार से किन तरह के व्यक्तियों को, निष्पक्ष व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाए। इस पर बहुत बार कमेटी बन चुकी और बाकायदा सरकारी आयोग ने रिपोर्ट भी दे दिया राज्यपाल की नियुक्ति, लेकिन अभी इसको फॉलो नहीं किया जाता। तो अगर हम देखें तो भारत में लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रावधान, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, ये सब प्रावधान तो संघात्मकता की ओर हैं, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट, अनुच्छेद 356, ये सारे के सारे प्रावधान किधर की ओर ले जा रहे हैं हमको? एकात्मकता की ओर। तो ये सारे प्रावधान एकात्मकता के लक्षण हैं। ठीक, मेंस में भी लिखने को आता है, ये तो प्री एग्जाम में आएगा ही, लेकिन मेंस में भी लिखने को आता है। तो इन सारे प्रोविजन को आप समीक्षा करके मेंस में भी बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो, लेकिन तब लिख सकते हो जब आप भारत के लक्षणों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक, तो मित्रों आज के लेक्चर में हम यही समाप्त करते हैं। आज एक सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। ठीक, जल्दी से नोट करेंगे। एक कथन और कारण वाला एक सवाल हम छोड़े जाते हैं आपके लिए, और प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आए। कथन है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। परोक्षतः का मतलब अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, यह कथन है। फिर नीचे कारण आर लिखा है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। कथन है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। उसके नीचे आर कारण है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। फिर नीचे लिखा है विकल्प ए, दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। विकल्प बी, दोनों ए और आर अलग अलग सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। विकल्प सी, ए सही है किंतु आर गलत है। और विकल्प डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक, तो इन विकल्पों के साथ आप हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से मैं लगातार 3 से 4 क्लासेज आपको दे चुका, इसमें आपके कॉन्सेप्ट बेहतर बन चुके होंगे और इस कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल का उत्तर आप निश्चित तौर पर एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। इन सवालों के उत्तर के साथ अगले लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन याद रहे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक, टेलीग्राम पर भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल जो है हमारा, उसको बिल्कुल किसी भी कीमत पर शेयर जरूर करें। अपने मित्रों को भी आगे शेयर करने की सलाह जरूर दीजिएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब प्रकार के लिंक हमारे मिल जाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे।